हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमने जो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर डिराइव किया था, उसकी जो एक्सप्रेशन बनाई थी, उसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर एक चीज समझने में परेशानी होती है कि यहाँ पर हमने फोर्स के साथ लिखा है 2 1, लेकिन यहाँ पर हमने जो यूनिट वेक्टर लिया है उसके साथ लिखा है 1 2। अब क्या रीजन है कि हम इसको 2 1 लिखते हैं और यहाँ पर इसे 1 2 लिखते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम दो चार्जेस के साथ। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस। सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं Q1 और ये एक दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम Q2। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन दोनों चार्जेस का पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, या हम बात करें हम किसी भी नेचर के इन दोनों चार्जेस को ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक चीज कंसिडर करूं कि यह जो चार्ज Q1 है यह पॉजिटिव नेचर का है और Q2 भी पॉजिटिव नेचर का है, तो दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं। दूसरी चीज, अगर मैं इसे मानना चाहूँ तो मैं Q1 को नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ और Q2 को भी नेगेटिव चार्जेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों केस में अगर हम बात करें तो दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के चार्जेस है। तो उस केस में होगा क्या कि जब ये चार्जेस अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इन चार्जेस पर फोर्स एक्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब होगा क्या, जो चार्जेस Q1 है यह Q2 चार्ज पर, जो इसके सेम नेचर का चार्ज है, अगर मैं Q1 को पॉजिटिव ले रहा हूं तो Q2 भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होगा कि Q1 जो है चार्ज Q2 पर एक फोर्स एक्ट करेगा, इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं विद डायरेक्शन F। इसी की तरह अगर हम बात करें चार्ज Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा जो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरीके से ले ली, मतलब कि जो चार्ज Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन हमने इस तरफ ली है। तो यहाँ पर मैं इस फोर्स को किस तरीके से लिखूंगा, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं फोर्स को किस तरीके से लिख रहा हूं, तो सबसे पहले जो नंबर होता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स किस चार्ज पर लग रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज Q2 पर लग रहा है, तो इसको मैं नंबर दूंगा 2, जो एक्ट हो रहा है चार्ज Q2 पर। अब सेकंड जो डिजिट होती है, जो नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स कौन सा चार्ज लगा रहा है। तो यहाँ पर Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है चार्ज Q1, तो फाइनली इसे मैं लिख दूंगा F21। ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2, तो जिसकी डायरेक्शन फिलहाल अगर हम देखने की कोशिश करें तो मेरा लेफ्ट साइड है, तो इस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से F। फोर्स एक्ट हो रहा है चार्ज Q1 पर, कौन लगा रहा है, वो है चार्ज Q2। इसके बीच का सेपरेशन की अगर हम बात करें तो इस सेपरेशन को हम स्मॉल r ही रख रहे हैं। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करें, यही चार्ज जो हम लेकर चल रहे हैं जिसे हम चार्ज बोल रहे हैं Q1, और यह जो चार्ज है जिसे हम बोल रहे हैं चार्ज Q2, अगर अपोजिट नेचर के हो। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए कंसिडर करूं कि चार्ज Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज Q2 की बात करूं तो यह नेगेटिव चार्ज है। आप आपकी कन्वीनियंस के लिए यह भी कर सकते हैं कि चार्ज Q1 को आप नेगेटिव ले लें और चार्ज Q2 को पॉजिटिव ले लें। इनके बीच का सेपरेशन फिर हमने वही रखा है स्मॉल r। अब होगा क्या कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें दो चार्ज है और दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो अनलाइक चार्जेस, मतलब अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों चार्जेस जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा नेचर में। तो अगर देखने की कोशिश करें तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, मतलब Q2 को वो अपनी तरफ खींच के ला रहा है। तो इस केस में अगर हम फोर्स को देखें, जो चार्ज Q1 लगा रहा है Q2 पर, वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा F। फोर्स किस पर एक्ट हो रहा है, चार्ज Q2 पर, कौन लगा रहा है, चार्ज Q1। तो Q1 का नंबर 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया है। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करें Q1 की, जिसने Q2 चार्ज पर फोर्स लगाया है, इसी प्रकार अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो Q2 भी Q1 पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन जो होगी कुछ इस तरफ से होगी कि चार्ज Q2 जो है चार्ज Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
तो मैं यहाँ पर फोर्स ले रहा हूं कि जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 पर, तो ये फोर्स की हमारी डायरेक्शन हो गई है। अब इस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, मैं लिख रहा हूं कि ये चार्ज जो है, सॉरी, यह जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है इस पर, हमारे चार्ज Q1 पर। इस फोर्स को कौन लगा रहा है? चार्ज Q2। तो इसका नंबर मैं बाद में दे दूंगा। तो ये हो गई हमारे फोर्सेस की डायरेक्शन। अब आगे के बारे में हम बात करें तो इसे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में एक तरीके से आसानी हो जाए कि F12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो फोर्स 8 to 1 को हम इस तरीके से रीड करेंगे, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब आगे के बारे में हम बात करें तो फोर्स की एक्सप्रेशन कूलम्ब्स लॉ में हम फाइंड कर चुके थे। अब रही बात ये चीज समझने की, यह तो हमारा फोर्स हो गया। इक्वल के लेफ्ट साइड अगर मैं देख रहा हूं तो यह फोर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के कारण। लेकिन अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम हमारे कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करें तो हमारा कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की एक्सप्रेशन होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस तरफ तो हमने डायरेक्शन दे दी है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डायरेक्शन के साथ। लेकिन इक्वल की तरफ अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड में तो दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन की बात करूं तो इक्वल के इस तरफ अभी हमारे पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो इंडिकेट कर सके हमारे फोर्स की डायरेक्शन को। चार्जेस की अगर हम बात करें तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इनके बीच की बात कर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो डिस्टेंस आर है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स की डायरेक्शन को इस तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी यूनिट वेक्टर की। तो यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं आर कैप से, हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आर कैप को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर अगर मैं यहां पर ले रहा हूं F21 तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12। तो ये R12 एक्चुअली है क्या? तो R12 की अगर हम बात करें तो ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या कि अगर सेकेंड चार्ज पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज के कारण तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी चार्ज Q1 से Q2 की तरफ। ऐसे कि ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर F12 के बारे में तो यहाँ पर इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर भी मुझे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा और ये यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा 21। मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है चार्ज Q1 पर ड्यू टू चार्ज Q2। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये जो यूनिट वेक्टर है यही हमको डायरेक्शन बता रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी चार्ज Q2 से Q1 की तरफ होगी। इसका मतलब सिर्फ सिंपल सी बात भाषा में करें तो यही है। अब आगे के बारे में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर मैं डायरेक्शन को फिलहाल साइड में कर दूं तो होगा क्या, हमारी यह जो एक्सप्रेशन है उसका यह जो मैग्नीट्यूड है इतना पार्ट और यह जो एक्सप्रेशन है इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें इन दोनों फोर्सेस के तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड में यह दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर वेक्टर के साथ मॉड लगा रहा हूँ जो रिप्रेजेंट करता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इक्वल होगा हमारे फोर्स F21 के। तो खास बात ये है F12 मतलब हमारे दोनों फोर्स आपस में इक्वल है
लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इससे एक बढ़िया चीज हमें पता चलती है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी यहाँ पर ओबे कर रहा है। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, मैं भी कभी एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कूलम्ब्स लॉ किस न्यूटन के लॉ को ओबे करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और नन ऑफ दिस, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक चीज आपको यह गौर रखना है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, जो बोलता है कि दो फोर्सेस आपस में इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन की बात करें तो वो एक दूसरे से अपोजिट हो, मतलब किसी भी एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, और यही एक्सप्रेशन यह प्रूव भी कर रही है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस चीज को लिख देता हूं, जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ ओबेड न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस बात को खासकर ध्यान में रखनी है। रही सवाल कि इसे F21 और इसे R12, इसे 21 और इसे 12 क्यों लिखा, उसका मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।